विश्व में बनाने का काम किया। मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के अभिभावक, मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं का निर्माण करने वाले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी, मंडल अध्यक्ष ज्योति जी, हमारे सभी मोर्चों के मंडल अध्यक्ष, हमारे हैप्पी चंद्रा जी, हमारे अमन पासवान जी, हमारे मुनि भुसरी जी, हमारे जसवीर जी, हमारे सभी मोर्चों के सारे मंडल अध्यक्ष, हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे मंडलों के जितने महामंत्री आए हैं, अनिल जेटली जी, हमारे वर्मा जी, हमारे सीडी खुराना जी, हमारे जितने भी आशीष ठाकुर जी, हमारे जितने भी सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ पदाधिकारीगण, हमारे अमित नारंग जी, आप सभी का, सोनू विश्वास जी, अश्विनी कुमार जी, अरविंद पाल जी, हमारे ओबीसी मोर्चे के जिले के उपाध्यक्ष हैं, हमारे राजू कंबोज जी, हमारे संजय प्रधान जी, सतीश चुग जी, हमारे रविंद्र प्रधान जी, हमारे सभी पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्तागण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी जिला काशीपुर की तरफ से आदरणीय बाबूजी का बहुत बहुत स्वागत है और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे जिले में आदरणीय बाबूजी के चरण पड़े हैं और कार्यकर्ताओं की बहुत लंबे समय से इच्छा थी कि बाबूजी से उनका मिलना हो, क्योंकि बाबूजी पिछले करीब 3-3.5 साल महाराष्ट्र जैसे प्रदेश के आप राज्यपाल रहे और यहाँ के कार्यकर्ताओं की लगातार आपसे इच्छा रही और इसके पश्चात बाबूजी का भाजपुर विधानसभा में कार्यक्रम काशीपुर में और उसके पश्चात जसपुर में, क्योंकि कार्यकर्ताओं की सबकी इच्छा है कि आपसे रूबरू हो, आप मिले। और बाबूजी के बारे में बोलने के लिए शब्द बहुत कम है। बाबूजी महाराष्ट्र के राज्यपाल थे और मैंने स्वयं देखा किस तरीके से आपने महाराष्ट्र के राज्यपाल रहते हुए उत्तराखंड के प्रत्येक कार्यकर्ता की, प्रत्येक व्यक्ति की आपने चिंता करी। मुझे याद आता है, मुझे याद आता है कोरोना का वो समय जब हमारे उत्तराखंड के हजारों लोग महाराष्ट्र में फंसे थे और यहाँ आने की उनकी स्थिति नहीं थी, वहां पर वो खाने को मोहताज थे और मैंने स्वयं देखा कि बाबूजी ने किस तरीके से उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति की चिंता आपने महाराष्ट्र में करी और हजारों लोगों को आपने महाराष्ट्र से उत्तराखंड अपने खर्चे पर भेजने का काम किया। आप जन जन के नायक हैं। आप जिस तरीके से चिंता करते हैं एक एक कार्यकर्ता की और एक एक कार्यकर्ता का आप उत्साह बढ़ाते हैं, मैं बहुत बहुत बाबूजी को यहाँ आगमन पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और एक व्यक्तिगत बात भी बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरे अभिभावक हैं, मेरे पुरोधा हैं। एक बार मेरा चूंकि महाराष्ट्र जाना हुआ, बहुत इच्छा थी बाबूजी से मिलने की, राजभवन जाना था और फ्लाइट मेरी शाम की थी। रात मैंने करीब 11 बजे, मेरे साथ सुरेश खुराना जी भी थे, कपिल था और पम्मा था, ये सब लोग, हम 5-6 लोग यहाँ से गए थे। तो बाबूजी का सुबह फोन आता है कि किस समय पहुंचोगे। मैंने कहा बाबूजी मैं 10-11 बजे के आसपास पहुंचूंगा। तो बोले कि तुमने भोजन यही करना है। मैंने कहा बाबूजी आप कहाँ परेशान हुआ, कोई परेशान होगा, हम भोजन करके आ जाएंगे रात से। कह रहे नहीं, आप 11 बजे पहुंचोगे, 12 बजे पहुंचोगे, आप 1 बजे पहुंचोगे, भोजन की व्यवस्था आपकी यही होगी। और हम करीब 12 बजे वहां पहुंचे और वहां पर 3 से 4 लोग वहां हम लोगों की व्यवस्था करने के लिए, यानी उत्तराखंड से कोई भी व्यक्ति जाता था बाबूजी उससे पूरा लगाव रखते थे, उसकी पूरी चिंता करने का काम जिस व्यक्ति ने किया आज हमारे बीच में उपस्थित है। ज्यादा समय ना लेते हुए, चूंकि बाबूजी के आगे भी कार्यक्रम है, मैं अब इतनी बड़ी संख्या में बाबूजी से सब लोग मिलने पहुंचे। आदरणीय महेश मुरादिया जी, आदरणीय संजय शाह जी, आप सब लोग यहाँ पहुंचे हैं। आप सबका, अशोक छावड़ा जी हमारे साथ खड़े हैं, दीपक मक्कड़, मन्नी बुटेला, राहुल अनेजा, सब लोग खड़े हैं। हमारे मयंक सप्रा जी, राहुल पैगिया जी, पीछे हमारे मनोज गिरी जी खड़े हैं, अरविंद जी खड़े हैं, आप सभी का। और इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति पहुंची है, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे हैं। आदरणीय बरियामचंद बाबू जी बैठे हैं, आदरणीय हरीश जेटली जी बैठे हैं, हमारे डॉक्टर मिगलानी जी बैठे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए, बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के रीढ़ हजारों कार्यकर्ताओं का निर्माण करने वाले, विषम परिस्थितियों में जिन्होंने पार्टी का काम किया, आज हमारे मुख्य अतिथि जिन्होंने अपने बाल्यकाल से
बहुत से कम लोग होते हैं जिनको ऐसे मुकाम मिलते हैं। जिन पदों के लिए लोग जिंदगी लोगों की बीत जाती है, आप उन पदों को निभाते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद भी निभाया बहुत इज्जत मान सम्मान के साथ। उसके पश्चात आज हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में आए हैं माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी। मैं यहाँ का विधायक होने के नाते आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। हमारे मध्य में बैठे हुए जिलाध्यक्ष छोटे भाई गुंजन सुखीजा जी, मंडल अध्यक्ष सुरेश जी, अशोक जी, विजय जी, भोला जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रविंदर जी, हमारे सुभाष जी, संतोष गुप्ता जी, एक तरफ से सब मेरे वो लोग बैठे हैं जिन्होंने मेरा निर्माण किया है। यहाँ सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, देख रहा था मैं, जसपुर के लोग थे, काशीपुर से लोग आए हुए हैं, बाजपुर के काफ़ी लोग हैं, जिले से लेके गदरपुर तक जितने कार्यकर्ता पार्टी के हैं, आप सबका अभिनंदन, आप लोगों का स्वागत। मीडिया के सभी भाइयों का अभिनंदन। भाइयों बहनों, जितने लोग यहाँ, किसी को कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। आपसे लेके मुझ तक हम लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि जैसे भारतीय जनता पार्टी आज है, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, 45 साल पहले बीजेपी ऐसे नहीं थी भाई। जो हमारे नेता हैं, जो अभाव का जीवन जीते थे, एक साधु महात्मा का जीवन जीते थे, ताकि वो बीजेपी के हम लोग हैं, संघ के लोग हैं, कोई एक गिलास हमको पानी पिला दे तो कोई पूछने वाला नहीं होता था। उन विषम परिस्थितियों में जिन लोगों ने काम किया है, दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि आज भगत सिंह कोश्यारी जी महाराष्ट्र के राज्यपाल से निवृत्त होकर हमारे बीच में आए हैं। लेकिन दोस्तों, ये कड़वा सच है कि जिस समय इन्होंने पार्टी का काम किया भगतदा ने, उस समय इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 की पार्टी बन जाएगी। बिना लोभ, बिना लालच और बिना किसी पद की प्रत्याशा में अपने जीवन को गलाने का काम किया भाई। भाइयों बहनों, आप भी परिवार वाले हो, हम भी परिवार वाले हैं भाई। और लाखों लोगों ने प्रचारक की भूमिका में जीवन गला दिया जिनका नाम भी कोई नहीं जानता है। दोस्तों, ये कड़वा सच है, बल्कि मैं कह सकता हूं कि एक्सीडेंटल केस है। हमारे भगतदा उनमें से हैं जिन्होंने बिना कुछ चाहते हुए इस पार्टी को खड़ा करने का काम किया भाई। और आज जिन पदों को निभाया इन्होंने, इनकी त्याग, तपस्या, बलिदान के आगे, कुर्बानी के आगे वो पद बहुत छोटे पड़ जाते हैं। भगतदा का त्याग बलिदान बहुत है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन एक साधु महात्मा का जीवन जिया है। आज हमारे बीच में आए, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और देखो भाई, मैं तो विधायक हूँ आपका। कई बार बहुत बड़े बड़े लोग जिनको अकड़ होती है कि इसकी पकड़ क्यों मजबूत है, वो तो मेरी पकड़ छुड़ाने के लिए काम करते हैं। लेकिन सामने बैठे हुए मेरी माताओं बहनों, तुम लोगों ने अपना बेटा भाई समझ के मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया। तुम लोगों ने मुझे बहुत स्थापित किया, आप लोगों, गरीब लोगों ने स्थापित किया मुझे। और इसीलिए हमेशा आपके बीच में आपका बेटा बन के, आपका भाई बन के, मैं विधायक या मंत्री तो कभी मैंने समझा ही नहीं। और इसीलिए जब मैं मंत्री, मुझे आप लोगों ने बनाया, भगतदा ने, आप सब लोगों ने बनाया, तो मंत्री होते हुए मैंने वो काम किया जो गरीबों की आवश्यकता थी। गरीब की आवश्यकता क्या है? जब आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में जाते हो, जैसे ही अप्रैल का महीना आता है तो आपको 10-10 हजार रुपए की किताबें खरीदनी पड़ती थी। माताओं बहनों, अपने दिल से पूछना कि जब मैं मंत्री बना तो मंत्री बनते मैंने NCERT लागू किया ताकि 1000 रुपए में ही आपके बच्चों की कॉपी किताबें आ जाए। ये हुआ या नहीं हुआ भाई? NCERT का पाठ्यक्रम हमने लागू किया, सस्ती किताबें लगाने का काम किया। ये देन किसकी है? ये भगतदा जैसे हमारे मार्गदर्शकों ने हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का निर्माण किया। और उसी के सापेक्ष हम लोग किसी पद पर बैठते हैं, हमारी कोशिश होती है कि योजना जो बने वो गरीबों के काम आए। मैं आज के अवसर पर ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः
भगत आपका अभिनंदन और सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हम आपके स्वस्थ जीवन और उज्जवल भविष्य तो आपका है ही है, क्योंकि हम लोग कहीं खड़े होते हैं तो हम आपके कोटे में ही गिने जाते हैं, क्योंकि आपने हम लोगों का निर्माण किया है, हमारे जैसे हजारों लोगों का निर्माण किया है। आप खूब स्वस्थ जीवन जिए, आगे बढ़ें, हमारी बहुत बहुत शुभकामना और आपका अभिनंदन। धन्यवाद। आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे जिले के जिलाध्यक्ष भाई गुंजन जी, अच्छा प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री, आप सब लोगों के अत्यंत ही लोकप्रिय विधायक भाई अरविंद पांडे जी, मंच पर सुभाष जी अशोक जी नाम लूँगी तो बहुत हो जाएंगे ना, तो मंच पर उपस्थित हमारे सभी मंडलों के अध्यक्षगण और हमारे सभी पदाधिकारीगण, हमारे बुजुर्गगण, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैंने कोई ओलंपिक में पदक पाया होता, कोई 2-4 चीनी पाकिस्तानियों को मार के आया होता, उसके बाद आप स्वागत करते तो बहुत अच्छा लगता, या मैं कोई अरविंद जी की तरह से एमएलए जीत करके आता, स्वागत करते तो भी ठीक लगता। अब मैं राज्यपाल पद छोड़ करके आया हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ, भगत दा हम आपका स्वागत करते हैं। अब मैंने कहा भाई राज्यपाल पद छोड़ने के बाद ये हिंदुस्तान में अरविंद जी उल्टी गंगा बह रही है उत्तराखंड के अंदर है? मैंने पद छोड़ रखा है और वहाँ सब कह रहे हम स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है कि रविंद्र जी भी सोचते होंगे मुझे तो कुछ नहीं बना है, ये बन गया, छोड़ इसका पद छूट गया तो अच्छा है। तो मैं लोगों से कह रहा हूँ कि भाई स्वागत, आप संगठन के लोग हो, संगठन मजबूत करो। मोदी जी इतने अच्छे काम कर रहे हैं, पुष्कर जी काम कर रहे हैं, उन कामों का प्रचार करो, उन कामों को ठीक से करो। और इतना समय जो है लोग हमारे मुझे कल जितने अल्मोड़े से मैं आया सब जगह तो बोले भगत, मैंने कहा क्यों किया ये, कितने रुपया खर्चा किया? बोले भगत, जब और लोग आते हैं तो हम गाड़ी लगाते हैं, फरा लगाते हैं, तब भी इतने नहीं आते। बोले आप आ रहे हैं, कहा तो सब ऐसे ही चले आए। यहाँ तो लगाई थी अरविंद जी आपने गाड़ी, कोई ना लगाई थी? नहीं लगाया। अरे गाड़ी तो विधायक जी लगाते और कौन लगाता है? ये कह रहे मैंने लगाई नहीं गाड़ी। तो अब ये आपका इतना स्नेह प्रेम है, और मैंने इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि माननीय प्रधान, बहन जी कोई बात नहीं, ओहो आप इतनी पुरानी हो, कोई बात नहीं, वो बच्चे हैं आपके, हाँ कोई बात नहीं। हाँ तो प्रधानमंत्री जी से मैंने कहा कि आपकी बड़ी कृपा थी, आपने मुझे राज्यपाल बना दिया। अब मैं जो है 81 साल होने जा रहे हैं, मेरी उम्र इन्हें गिने दिन है, और आप अब मुझे जो है छुट्टी करिए ताकि मैं गांव जाऊं, घर जाऊं, और गांव जा कर के लोगों को ये बताऊं कि भाई शहर में रहना सभी चाहते हैं, पर राज्यपाल का राजभवन छोड़ करके अपने गांव में जहां मोबाइल भी नहीं सुनाई देता है, मैं वहां जा कर के रहना चाहता हूं, आप मुझे छुट्टी कर दीजिए। तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे कुछ चीज़ें पूछी और उसके बाद मुझे आज्ञा दे दी, मैं आपके बीच में आया। और मैं आपको इतना निवेदन करना चाहता हूँ, मैं आपको इसलिए कहा कि आज ये भारत का सौभाग्य है, आज प्रधानमंत्री जी की वजह से अगर देश का नाम दुनिया में हो रहा है, दुनिया के अंदर लोग सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को मानते हैं, तो वो इसलिए मानते हैं कि आप जैसे लोगों ने 2014 से भगत सिंह से लेकर के अरविंद पांडे से लेके अजय भट्ट जी तक सबको लगातार वोट दिया और विजयी बनाया। इसकी वजह से आज मोदी जी हमारे न केवल प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री नेता है। तो इसीलिए इसका श्रेय किसको जाता है? अरविंद जी, इसका श्रेय इन सब लोगों को जाता है, हमारी जनता को जाता है, जो हमारी जनता ने हमारे देश के अंदर आज प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे लोगों को
हमने प्रधानमंत्री बना करके देश का नाम ऊंचा किया है। मैं आपसे केवल यहाँ इतना कहना है, मैं कोई आज चुनाव प्रचार में नहीं हूँ और मैंने यहाँ आपके सामने ये भी नहीं कहना है कि पन्ना प्रमुख बन जाओ, बूथ प्रमुख बन जाओ। इसके लिए तो ये अध्यक्ष जी और तुम्हारे प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन मंत्री काफी आपके कान खींचने के लिए, क्योंकि जब मैं प्रदेश अध्यक्ष होता था, अरविंद जी जानते हैं, रवीन जी जानते हैं, कान बहुत खींचता था मैं कि संगठन ठीक करो, संगठन ठीक करो, ठीक करो। उसके लिए बहुत से लोग हैं। मैं आज केवल एक दूसरी बात के लिए मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी आपने कहा कि उत्तराखंड ये जो अगला दशक है, यानी ये जो वर्तमान दशक है, ये किसका होगा? जोर से बोलो। अब उत्तराखंड का तब होगा जब आप हम सब लोग ऐसा काम करेंगे कि जिसके माध्यम से यहाँ लोग, यद्यपि उधम सिंह नगर से दिल्ली बम्बई में बर्तन मारने कम ही जाते, कोई नहीं जाता है, कोई जाता है मुश्किल से, यहाँ पहाड़ों से ज्यादा जाते होंगे। तो मैंने कहा कि हमारा उत्तराखंड ये स्वाभिमानी, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो आज मैं ये पद इसलिए विशेष करके छोड़ा है कि ये उत्तराखंड ये हमारा हर दृष्टि से आदर्श राज्य बनना चाहिए। अब आप तराई में हैं, तराई के क्षेत्र में भगवान ने, हमारे पुरुषार्थी लोगों ने पंजाब से आकर के, बंगाल से आकर के, पहाड़ से आकर के, जाने कहाँ से आकर के, दक्षिण से भी लोग यहाँ पर हैं, आकर के इसको एक प्रकार का एक धन क्षेत्र बना रखा है। परंतु भविष्य में हमारे पास लोग आते हैं, भगतदा नौकरी दे दो, भगतदा फला चीज दे दो, आपके पास भी आते होंगे, इनके पास, पांडे जी के पास भी आते होंगे, तो नौकरियां है नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को क्या बनाना है, क्या बनाना है। अब आप लोग कहेंगे हम तो गदरपुर वाले हैं, वैसे आत्मनिर्भर है, तो पांडे जी जाते थे। तो मेरा आपसे क्या कहना है कि भाई हमको खुद भी आत्मनिर्भर बनाना है और बगल वाले को भी, उनको भी आत्मनिर्भर बनाना है। तो एक जो मुख्य काम है आज, जिस चीज को प्रधानमंत्री जी बार बार चाहते हैं, उन्होंने कहा कि भाई उत्तराखंड के लोग बम्बई, दिल्ली में, पता है दिल्ली में 20 लाख से ऊपर उत्तराखंड के लोग हैं, मुंबई के अंदर 12 लाख से ऊपर उत्तराखंड के लोग हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, जिस दिन मैंने त्याग पत्र दिया उसके दूसरे दिन, कि बोलिए कि उनका भाषण था कि अब उत्तराखंड में रिवर्स माइग्रेशन होना चाहिए, रिवर्स पलायन होना चाहिए। मुझे पढ़ा नहीं, पढ़ा ध्यान नहीं दिया होगा, रिवर्स पलायन होना चाहिए। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी ये रिवर्स पलायन यानी दिल्ली से वापस उत्तराखंड, बंबई से वापस उत्तराखंड, तो मैंने कहा इस रिवर्स पलायन में सबसे पहले राज्यपाल पद का छोड़ करके मैं रिवर्स पलायन करके अपने उत्तराखंड आता हूँ। मैंने कहा ये सुख सुविधाएं मुझे पसंद नहीं है, मैं अपने लोगों को बीच में जाता हूँ। और मेरी कोशिश है, मैंने उनसे कहा कि मेरे जीवन के बहुत थोड़े दिन बचे हुए हैं, मैं उन दिनों में चाहता हूँ कि भाई हमारे यहाँ उत्तराखंड ये धन धान्य पूर्ण और आत्मनिर्भर राज्य बने। आपसे मेरा इतना निवेदन है, मैं पहाड़ में जब जाता हूँ सब जगह मैंने कहा कीवी लगाओ, सेब लगाओ, आम लगाओ। आपसे मेरा एक निवेदन है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम सौर ऊर्जा में दुनिया में नंबर 1 बनना चाहते हैं। अब आपको सेब, आम और वहाँ कीवी लगाने की, लगा सको तो बहुत अच्छा है, परंतु आप उससे आगे क्या कर सकते हैं। एक जमाने में हमारा तराई का बीज सारे देश में नहीं दुनिया में जाता था, अब तराई का बीज कितना जाता है, वो निगम तो खत्म ही हो गया है। हाँ, प्राइवेट लोग कुछ कर रहे हैं, हम कैसे हम इन अब चीजों को आगे बढ़ाएं कि हमारे चीजें आगे जाएं। आप कल्पना करिए, मैं उस दिन गांव गया था, अपने कथा थी, मेरे भाई ने कथा रखी थी। अब हमारी, जब मेरे जमाने में मेरे घर में तो 100 गाय थी, और गुंजन तुमने इतनी गाय देखी भी नहीं होंगी अपने घर में, जब मैं बच्चा था तो 100 गाय मेरे घर में, जब मेरे दादाजी जिंदा थे, पिताजी थे,
और आज गांव में क्या हुआ, जब मेरे घर में भाई ने कहा भाई आओ कथा करने, हम लोग मंदिरों में कथा करते हैं, तो कथा करते हैं तो बोला कि और कुछ नहीं, मैंने गेहूं धान सब पैदा कर रखा है गाँव में, कुछ मत लाना, परंतु यहाँ दूध लाना। तो मेरे गांव दूध कहाँ से गया, कथा में पता आपको, वो अमूल का दूध, गुजरात का दूध मेरे गांव मालगाड़ी में जा रहा है। अब बताओ, अगर गुजरात का दूध जा सकता है तो मेरे उधम सिंह नगर का दूध क्यों नहीं आ सकता है? क्या हम ऐसे कुछ काम कर सकते हैं? ऐसे अनेक काम हैं, हम लोग उन चीजों को कैसे आगे करें। मैं बहुत बार, यहाँ हमारे किसान हैं वो बहुत अच्छा गेहूं पैदा करते हैं, बहुत अच्छा धान पैदा करते हैं, यहाँ से हम बाहर अपना धान बेचते हैं, गेहूं बेचते हैं, लेकिन हम कैसे कैश क्रॉप कहा दो केवल गन्ना लगा देते हैं, बस उसके अलावा कैश क्रॉप है ही नहीं। हम कैसे अच्छी तरह से हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे पहाड़ में मैंने कहा ये करो, फला करो, फला करो, बहुत लोग करने लग गए हैं। आपको पता नहीं होगा, या आपके विधायक जी हैं इनको पता होगा, मंडल क्या है ब्लॉक प्रमुख लोग हो गए उनको पता होगा। भारत सरकार यदि आप सौर ऊर्जा लगाते हैं 80% 50% सहायता देती है। आप बगीचा लगाते हैं, बगीचे के लिए आप आम लगाइए, अमरूद लगाइए, कोई भी चीज लगाइए। मैं ये चाहता हूँ, देखिए मेरे भाइयों बहनों, अशोक जी, मैं नासिक जिले में गया, नासिक जिले का प्याज ये दुनिया भर में जाता है। अब नासिक जिले का प्याज जा सकता है तो उधम सिंह नगर हरिद्वार में प्याज क्यों नहीं हो सकता है, बताइए। नासिक जिले से अंगूर ये दुनिया भर में जाता है। अब हम लोग क्या है, जैसे पहाड़ में वो छोटे मोटे काम करते हैं, ऐसे यहाँ भी उन्होंने कहा गेहूं पैदा कर दे, धान पैदा कर दे, बाकी कोई अच्छी चीज तो सोचते ही नहीं हम लोग हैं। तो वहाँ का अंगूर दुनिया भर में जाता है, वहाँ की जो अनार है दुनिया भर में जाए, एक ही जिले का। और आप ताजुब करोगे, वहाँ एक जलगांव है, उस जलगांव का जो केला है, वो जलगांव का केला सीधे इंग्लैंड अमेरिका जाता है। कि केला हमारे होता कि नहीं होता है? होता है, ये बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत कम होता है। वो पपीता चड्डा जी ने कोशिश की, लेकिन सबके घरों में तो पहुंचा ही नहीं। हाँ, सेब तो वहाँ पहुंचा ना, यहाँ फिर पहुंचाया, वो तो वहाँ पहुंचा रखा है। अब मैं कहूँगा चड्डा से कि भाई तूने सेब पहाड़ में लगा दे, तेरा धन्यवाद है? लेकिन यहाँ हमारे यहाँ जो पपीता, हमारे चड्डा जी ने कितना सारे दुनिया में नाम है सुधीर चड्डा का, है, लेकिन उसका दुनिया हमको अच्छा लगता है, हमारा सीना फूलता है उसको देख करके। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ क्यों नहीं होता वो भाई, वो जो पपीता है दुनिया भर को तो बीज देता है, यहाँ होता नहीं है। दीपक तेरे यहाँ दे रहा। हम कैसे अपनी इनकम दुगुनी तिगुनी कर सकते हैं? अब ठीक है, अटल जी की कृपा से उद्योग खुल गए हैं, लेकिन उद्योग की तो सीमा है, उसके आगे खुलना बहुत मुश्किल है। हम किस प्रकार से आत्मनिर्भर बन सकते हैं, उस दिशा में अगर हम सब लोगों ने प्रयास किया, उसके लिए पहाड़ की योजनाएं अलग होंगी, उसके लिए मैदान की योजना थोड़ा भिन्न होंगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप कैसे, सौर ऊर्जा कितना है यहाँ है घरों में, बहुत कम होता है। सौर ऊर्जा लगा करके आप अपने बिजली का बता सकते हैं। यहाँ हमारे किसान भाई बहना हैं, हमारे किसान भाई बहनों के लिए प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा से आप किस प्रकार से पानी लिफ्ट करके अपना पूरा पेयजल भी करा सकते हैं, उससे आप उजाला भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको इतनी सहायता मिलती है। कितने लोगों ने सौर ऊर्जा से लगा रखा, भाई बताओ, क्षेत्र के अंदर लगा रखा आप लोगों ने? कम है, थोड़े लोग होंगे। हाँ, तो लग रहे ना, तो ये पांडे जी कह रहे कि लग रहे करके, तो सौर ऊर्जा लगा करके हम अपना बिजली का जो है खर्चा बचा सकते हैं। बचा ही नहीं सकते, अगर ज्यादा सौर ऊर्जा पैदा करेंगे तो वो हमारी उत्तराखंड की सरकार वो उसको आपसे खरीद लेगी। तो एक प्रकार से ऐसे अनेक काम है, ऐसे इन कामों की ओर ढूंढो, नहीं तो क्या है, कोई भी जाएगा, विधायक जी वो थोड़ा काम हो रहा है, विधायक जी दे दो, विधायक जी ये ठेका मुझे दे दो। और कितने ठेके होंगे? अब सब सड़कें तो बनी चुकी लगभग, कब तक बनेंगे? ठेकेदारी पर कब तक करोगे? तो हम कैसे इस उत्तराखंड को
आत्मनिर्भर बना सकते हैं। मैं केवल और केवल इसी काम से सारे छोड़ करके, मैंने तो कहा मुझे वोट मांगते मांगते बुढ़ा हो गया हूं, तो पहाड़ी में वोट का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? पहाड़ी में वोट पेड़ को कहते हैं। तो मैंने कहा मैंने जन्म भर आप लोगों से इलेक्शन का वोट मांगा है, अब वो उसको ठीक करने के लिए जिसको पहाड़ी में वोट कहते हैं, यानी आम का पेड़ लगाओ, अमरूद लगाओ, अंगूर लगाओ, ये आप काम करो। अगर ये काम, क्योंकि वोट मांगने के लोग इतने ज़्यादा हो गए हैं कि ज़्यादा हो गए कुछ है, तो उसमें कोई वोट देने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप तो मोदी का नाम ले लेते हैं, कार्यकर्ता चले जाते हैं, सब हो गए। लेकिन ये काम हम कैसे दुग्ध का उत्पादन कर सकते हैं, कैसे हम इसके मुर्गी पालन कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, ये काम शुरू करने पड़ेंगे। अब ये बंगाली दादा है, मछली खूब खाता है? अरे एक ऐसे मछली भात करके तो खाएगा कि मछली जो है, यानी आप ताजुब करोगे सुरेश कि हम अभी पिथौरागढ़ गया, 3 किलोमीटर नीचे 3 किलोमीटर चढ़ाई में एक साथ 100 तालाब बना रखे उनने, और जो उनकी ट्राउट मछली है वो 1000 रुपये किलो बिकती है। अब बताओ मछली पालना कोई घाटे का काम है क्या? है? तो हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं? अगर सारे कार्यकर्ता और यहाँ की जनता ऊपर उठ करके, ये मैं केवल बीजेपी वालों से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं यहाँ की सभी जनता से कह रहा हूँ, क्योंकि अच्छा होगा तो अच्छा बढ़ेगा। इसलिए हम जहाँ पार्टी को मजबूत बना रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। आज मोदी जी का नाम से दुनिया आज हमको एक अच्छे दृष्टि से देखती है। हम कैसे इन चीजों को कर सकते हैं? हमारी महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह गाँव में जाकर कुछ बना रखे ना, हाँ, तो महिला जो समूह है वो बहुत काम करते हैं। महाराष्ट्र में मैंने देखा इतना, यहाँ भी बहुत करते हैं, पहाड़ में मैंने देखा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं महिला समूह के माध्यम से। क्योंकि जमाना, मेरी माताओं बहनों, ये मेरे भाई लोग बुरा मानेंगे पर मैं तो बुरा मानते तो बोल देता हूँ। अब जमाना क्या है? अब जमाना ये महिलाओं का आ गया है 100%। और प्रधानमंत्री जी ने आज से 1.5 महीने पहले भाषण में क्या कहा कि हमको महिला नेतृत्व खड़ा करना है। ये डर जाएंगे मंच में बैठे हुए जितने, लेकिन तो मैं तो नहीं बोल रहा, प्रधानमंत्री जी ने बोला। याद है भैया आप लोगों को? आप लोग याद ही नहीं करते कि तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमको महिलाओं का नेतृत्व खड़ा करना है। तो नेतृत्व कैसे खड़े करोगे? आप जमाना ही महिलाओं का आने वाला है। आप देखिए, मैं महाराष्ट्र में 25 सरकारी यूनिवर्सिटी में है, मैंने सब यूनिवर्सिटी में मैं कंधों के संग में गया हूँ। और जब मेरी प्यारी बहनों, माताओं, जब मैं इनाम वो मेडल बांटता हूँ तो 80% मेडल लड़कियां ले जाते हैं, लड़के केवल 20%। हर यूनिवर्सिटी में, यहाँ भी आपको मामू जाओगे, गढ़वाल जाओगे, सब जगह ही मिलेगा आपको 80%। और इतना ही नहीं, अभी पिछली बार आईएएस परीक्षा हुई तो आईएएस परीक्षा में फर्स्ट 3 कौन है? लड़कियां, महिलाएं। वो छोड़ो, मेरे साथ मेरा एडीसी है अमरेन, वो नेवी का है, तो बोला सर पहली बार नेवी में 10 महिला अफसरों का चयन किया गया, नेवी के अंदर 10 महिला है। तो बोले जब साल भर बाद इम्तिहान हुआ 100 लोगों का, तो जो पहले 9 है वो पहले 9 में वो 10 महिला आई, बाकी लड़के सब पीछे उससे। तो अब आप बताओ कि कैसा जमाना सुंदर आ रहा है। तो हम सब लोग एक प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में एक नया उजाला हो रहा है, एक नया भारत बन रहा है। उसमें हम कैसे सरकारी योजनाओं का फायदा लेकर के, स्वयं का भी मेहनत करके कैसे हम लोग काम करें। आजकल मेरे पास बीजेपी के बड़े बड़े आते कार्यकर्ता सब, वो कहते मैं कह रहा हूँ मिलने आए हो, क्या है कुछ करते हो क्या?
बोले नहीं नहीं भगत दा इतने साल हो गए काम करते करते और हमको कुछ मिला ही नहीं। अरे मैंने घर घर बिजली चली गई है, गैस चली गई है, शौचालय बन गए और क्या चाहिए बाकी, इतनी बढ़िया रोड बन गई मोदी ने, कुछ मिला ही नहीं। अच्छा मैं कल परसों को अरविंद जी को कहता हूँ, अरविंद जी तुम घर बैठ जाओ, दूसरे को इकट्ठे कर, कितने को मिलेगा अरविंद की जगह पर? बोलो कितने को मिलेगा, कितने को मिलेगा, बोलो ना। एक को मिलेगा, फिर बाकी का क्या है? तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, राजनीति के अंदर हमारे, तो आप लोग तो सब धार्मिक लोग हो, तो शिवाजी आप भी धार्मिक ही है, हमारे यहाँ धार्मिक लोग हैं। हमारे संत क्या कह गए, मैंने 10वीं कक्षा में पढ़ा, इन लोगों ने भी पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा, जिसको कसुन चाहिए हुए साहन के साथ, और दूसरी चीज क्या, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले, जोर से बोलो, मांगे मिले ना, तो फिर इनमें से कोई भीख तो नहीं मांगेगा ना आप? अरविंद जी मिलना होगा, मिलेगा नहीं, वही मिलेगा, क्या रखा है? जो मजा इसमें और राजभवन में थोड़ी ना आनंद है। कितना आप लोगों के बीच ऐसा लग रहा है जैसे सब मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बच्चे हैं, वो आनंद कहाँ राजभवन में है? इसीलिए हम सब लोग, मैं बता रहा हूँ, मेरे बहुत पुराने साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैंने कभी एमएलए का टिकट नहीं मांगा, मैंने कभी एमपी का टिकट नहीं मांगा, और 2016 में अरविंद जी सामने बैठे थे, बड़े कार्यकर्ता बैठे हल्द्वानी में, उस समय अमित शाह जी अध्यक्ष थे, मैंने कहा मैं 19 का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, आगे राजनीति भी नहीं करूंगा, मेरी घोषणा थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी का आदेश हो गया और यहाँ सब करने लगे, गुंजन से लेके रंजन तक जितने हैं, अरे आप बनो बनो, हमारा गौरव है। मैं भैया तुम्हारे गौरव है तो क्या करें, अरविंद जी मजबूरी है, चलता है, अपनी उसका कहना भी मानना पड़ता है। प्रतिज्ञा भगवान ने तोड़ी, मैंने भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, चला गया महाराष्ट्र, और कितने दिन के लिए लगा कि नहीं आपके बीच में आना चाहिए, आपके बीच में आया। अब इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, तो मेरा निवेदन है, हम ये संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे कि प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर उत्तराखंड, आत्मनिर्भर भारत की बात कही है, इतनी योजनाएं हैं, अगर हमने उनका लाभ उठाया तो मेरा पूरा विश्वास है हम आत्मनिर्भर बनेंगे और उत्तराखंड हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनना चाहिए। ये अगर हम सब लोग सोचेंगे तो मुझे लगता है आप जो स्वागत कर रहे हैं उसका कुछ मैं मानूंगा कि हाँ वास्तव में स्वागत हुआ है, और उस दिशा में आप आगे बढ़े। और मेरा पूरा विश्वास है कि सबकी नज़र दुनिया में मोदी जी पर है। हम सब लोग मोदी जी का, धामी जी का हाथ मजबूत करें। हमारे पांडे जी तो आप उतने धुआंधार तो सयाने हो गए हो, तुम पहले ज़्यादा धुआंधार जैसे थे, धुआंधार ऐसे हमारे यहाँ के विधायक है, एकदम कोई डरते वरते नहीं है किसी चीज़ से, है? तो जनता का काम करना हो तो किसी स्तर पर भी जा सकते हैं, तो आपके पास ऐसे लोग हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि हम सब लोग मिलजुल करके ऐसा यहाँ से संदेश लेकर के जाएंगे। आप सब यहाँ पर आए, नवरात्रि के दिन है, आपको सबको मेरी नवरात्रि की शुभकामना। माँ भगवती आप सबको एक प्रकार से खूब लक्ष्मी प्रदान करे, खूब सरस्वती प्रदान करे। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव को लेकर देखिए, पहली बात ध्यान रखो कि उत्तराखंड के राजनीति में इस समय भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से शीर्ष पर है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 आते आते मोदी जी के नेतृत्व में और भी मजबूत हो जाएगी। इसलिए इस पर मेरी बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और वो एक लिखा हुआ फैक्ट है कि यहाँ की जनता मोदी के साथ है। जिस तरीके से आप जगह जा रहे हैं, तो क्या माने कि अगला लोकसभा चुनाव आप लड़ेंगे या कोई और? देखिए, मैं राज्यपाल के महत्व पर
और वो भी महाराष्ट्र जैसा राज्य जिसके लिए लोग ललकते हैं, लालच करते हैं, ऐसे राज्य का राज्यपाल पद छोड़ करके आया हूँ। क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं भी लोकसभा ही लड़ूंगा, मैंने तो 19 में कहता था मैं नहीं आगे लड़ूंगा। मैं तो एक मिशन से आया हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और मैं उनकी इस इच्छा को उत्तराखंड में अपने इन सभी साथियों के साथ जिन्होंने मेरे को इतना साथ दिया है, इनके साथ मिल करके उस सपने को उत्तराखंड में साकार कर सकूं कि ये हमारा आत्मनिर्भर बने। लोग जो है चाहे स्टार्टअप हो, चाहे अपना विज्ञान के माध्यम से हो, चाहे दुग्ध के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, उस माध्यम से हम लोग नौकरी मांगने वाले न हो करके नौकरी देने वाले बने। ये प्रधानमंत्री की इच्छा है, वो इच्छा उनकी पूरी हो और ये उत्तराखंड समृद्ध बने, ये आदर्श बने। इसी मेरा उद्देश्य है, इसी मिशन से मैं निकलूँ।